नमस्कार, स्वागत है आपका नांदेड़ टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे विधानसभा में होगी। सीएम शिवराज, कमलनाथ सहित बीएसपी, एसपी, निर्दलीय विधायक बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जाएंगे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक 11 बजे शुरू होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ सहित बसपा, सपा, निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और इस बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के लिए रवाना होंगे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन के लिए रवाना होंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो वैभव जी, आज विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होने जा रही, कितनी महत्वपूर्ण बैठक और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? बिल्कुल पूनम, बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहेगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर विधानसभा का मानसून सत्र की जो शुरुआत 20 जुलाई से होनी है, अगर क्योंकि उसमें 500 से ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एक वक्त पर एक स्थान पर होंगे, जो कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन होगा। इसको लेकर कल जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, उनसे जब सवाल किया गया था कि कोरोना का संक्रमण फिलहाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र को बैठकें बुलाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो उसको लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि इस भयंकर काल में, क्योंकि बेहद भयंकर तरीके से कोरोना की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, हम उसको रोकने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाएगा। उस बैठक में इस बात पर सभी बड़े नेताओं की राय लेने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए, क्योंकि सरकारी कामकाज को चलाने के लिए विधानसभा का मानसून सत्र भी बेहद ज़रूरी होता है। बजट को भी पास कराना है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सरकार को भी अपने खर्चे चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है, ऐसे में बजट पास कराना भी बेहद ज़रूरी है। तो तमाम तरह के कारणों पर चर्चा करने के लिए आज सुबह 11 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक को कॉल किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, इसके साथ ही बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होकर सबसे पहले जो बात की जाएगी पूनम, वो यही बात की जाएगी कि कोरोना के संक्रमण के दौरान कोरोना का संक्रमण विधानसभा तक ना पहुंचे, इसके अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कोरोना के संक्रमण से दूर रहें, उसको लेकर अब हमें आगे क्या काम करना चाहिए। क्योंकि अब तक करीबन 6 विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि उन सभी का स्वास्थ्य अब ठीक हो चुका है, हालांकि और उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा तेजी से ना फैले, क्योंकि पुनः हमने देखा कि जब से अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, जनप्रतिनिधियों में तक कोरोना का संक्रमण फैला और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे लॉकडाउन की परिस्थिति में जनप्रतिनिधि कैसे भोपाल पहुंचेंगे, 20 जुलाई से जो विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है उस सत्र में शामिल होंगे। तो इन्हीं सभी कारणों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सरकार के कामकाज को चलाने के लिए विधानसभा से अनुमति लेना की भी जरूरत होती है, बजट पास भी कराना, इसके साथ ही कई अत्यंत बेहद महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, उन पर भी विधानसभा में चर्चा की जानी है। लेकिन कोरोना का संक्रमण फिलहाल खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक कॉल की गई है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अब आगे क्या करना है। अगर विधानसभा के मानसून सत्र के तहत बैठक बुलाई जाती है तो किस तरह से विधानसभा में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, उसके साथ ही माननीय विधायकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। और इसके
साथ ही कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा तेजी से ना फैले और सरकार का कामकाज भी हो सके, जो विधानसभा सत्र को लेकर जो काम किए जाने हैं वो काम भी किए जा सके, क्योंकि 5 दिन का ये सत्र होना था। तो ऐसा जो खबरें मिल रही हैं कि सत्र को 1 से 2 दिन में सीमित किया जा सकता है, उसके इसी 102 दिन में पूरे सरकार के कामकाजों को पूरा किया जा सकता है। तो हालांकि ये सारी खबरें हैं, लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक 11 बजे होगी तो उसमें इन सभी कारणों पर चर्चा की जाएगी और कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के द्वारा की जा रही, ताकि अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही विधायक भी कोरोना के संक्रमण से दूर रह सकें। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आज 11 बजे विधानसभा में होगी, क्योंकि कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भी कई अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हमें राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज गुना जाएगा। दलित उत्पीड़न घटना की जानकारी लेगा प्रतिनिधि मंडल। वस्तु स्थिति का आकलन करने प्रतिनिधि मंडल आज गुना जाएगा। पीड़ित परिवार से घटना की वास्तविक जानकारी लेगा प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री बाला बच्चन, जयवर्धन सिंह, हुक्म सिंह कराड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, रामनिवास रावत, इसके अलावा फूल सिंह बरैया, हीरालाल अलावा और बलबीर तोमर इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल दलित उत्पीड़न घटना की जानकारी लेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल गुना जाएगा। जो गुना में घटना हुई है उसके लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है, तो इन सारे मामलों की जो है जांच की जाएगी और जानकारी भी पीड़ित परिवार से जो है ये प्रतिनिधि मंडल लेगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से हमने देखा कि गुना में पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से एक दलित परिवार के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी खड़ी हुई फसलों को तबाह कर दिया गया और किस तरीके से उनको मार पीट कर उनकी जो खड़ी हुई फसल थी उसको खराब करने के साथ ही जब उन्होंने कीटनाशक पी लिया, क्योंकि जब कोई मेहनत से फसल उगाता है, जब उसकी फसल उनकी आंखों के सामने खराब होती है, उसको कोई रौंद देता है, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है। ये खबर लगातार, इसके जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस घटना की जो जिम्मेदार थे कलेक्टर और एसपी को वहां से हटा दिया। इसके साथ ही जो संबंधित थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद भोपाल से भी टीम गुना पहुंची थी, जहां उन्होंने पूरे ही घटनास्थल का मौका मुआयना किया, पीड़ित परिवार के बयान भी लिए और अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार है, और क्योंकि जो जमीन थी ये किसी गब्बू पारदी की बताई जा रही है, गब्बू पारदी ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, उस पर अहिरवार परिवार को जमीन बटाई पर दे दी थी। तो स्पष्ट तौर पर जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गब्बू पारदी जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने नवीन आदर्श महाविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था और अतिक्रमण करी हुई जमीन को ही उसने बटाई पर दे दिया था। इसके साथ ही जहां सरकार अपनी ओर से लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पूरी ही घटना की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। टीम आज दोपहर करीब 102 बजे के बीच में गुना रवाना होगी। इस टीम में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री हुक्म सिंह कराड़ा के साथ ही जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चौधरी, जयेश विधायक हीरालाल अलावा, इसके साथ ही बलबीर सिंह तोमर, ये 7 सदस्य हैं जो कि इस टीम में शामिल है। ये सभी लोग आज गुना जाएंगे, पीड़ित जो परिवार है उससे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही घटना के पीछे छुपे हुए कारणों की भी जांच करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने आरोप लगाया था कि जो घटना का मुख्य आरोपी है, जो गब्बू पारदी की बात की जा रही है, उसके कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से संबंध है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मेरे संबंध है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे ही घटना की जांच करा लें, अगर मैं कहीं भी आरोपी हूं तो मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब इस घटना का राजनीतिकरण होने की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन लगातार इस घटना के पूनम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार की जो सुशासन का जो बार बार बात की जाती है बीजेपी के द्वारा कि हमारे राज्य में सुशासन होता है, सुशासन की पोल खोलता हुआ ये वीडियो नजर आ रहा है। और कहीं उपचुनाव भी होने हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाला स्थान माना जाता है
गुना का जो क्षेत्र की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार पर कि जो भी घटना के आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि सरकार के द्वारा संबंधित कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया और भोपाल से भी टीम गुना पहुंच चुकी है और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पीड़ित परिवार के बयान भी लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है इसने जो कीटनाशक पीकर अपने जान देने की कोशिश की थी, तो जो टीम पहुंची है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किनके उकसाने पर पीड़ित परिवार ने कीटनाशक पिया और कीटनाशक इस पीड़ित परिवार को मिला कहां से था। वहीं कांग्रेस ने भी एक 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। 7 सदस्यीय टीम आज पहुंचेगी तो इस पूरे ही मामले का राजनीतिकरण होने की शुरुआत होगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे ही मामले को लेकर ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मध्य प्रदेश सरकार पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए। तो इन आरोपों का जवाब देने की तैयारी जहां बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस इस पूरे ही मामले को उपचुनाव से जोड़कर देख रही है और कांग्रेस इस मुद्दे के दम पर अपने उपचुनाव की रणनीति बनाने की तैयारी भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जी बाबू जी, आप बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो गुना में दलित किसान के साथ घटना हुई है, उस किसान को लेकर, उस घटना को लेकर राजनीति गर्मा रही है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, अब दोनों को एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि सरकार जो है एक्शन मोड में है और वहीं कांग्रेस भी अब जो है अपनी जांच की मांग तेज कर रही है और आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गुना जाएगा। चलिए पढ़ेंगे अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। अब लगातार जो है कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 735 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 दिन में दूसरी बार ये है जब 700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में केवल 3 शहरों में 419 मरीज मिले हैं। राजधानी में 128 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक सबसे ज्यादा ग्वालियर में 162 नए मरीज सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ रहा है। बीते 7 दिनों में 4,342 मरीज बढ़े हैं। इंदौर में भी तेजी से कोरोना से मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना से बीते 1 सप्ताह में 25 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, पहले अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर और उसके बाद भोपाल, लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो इंदौर भोपाल के अलावा अन्य जगहों पे भी कोरोना का संक्रमण लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 735 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। बिल्कुल 735 नए मरीज मिले हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 30,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी सामने आ चुकी है। हालांकि इसमें एक सुखद खबर भी है कि 26,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर वापस लौट चुके हैं। वहीं एक्टिव केसों की बात की जाए तो ये संख्या 6,000 से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन भोपाल के साथ ही इंदौर और ग्वालियर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसने कहीं ना कहीं सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अगर 700 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के उन दावों की पोल खुल जाती है जिन दावों में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को काबू करने की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए पूनम, तो मध्य प्रदेश इन टॉप जो 5 स्टेट्स हैं जहां पर रिकवरी रेट बढ़ी है उसमें 4थे स्थान पर आता है। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में करीब 150 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, कल भोपाल में जो आंकड़ा था वो 126 के पार था। इसके साथ ही हम बात करें इंदौर में भी पॉजिटिव जो मरीज हैं उसकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंदौर में जो मौतों का आंकड़ा है वो पिछले 1 सप्ताह में 25 से ज़्यादा व्यक्तियों की मौत कोरोना के चलते हो गई है। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो किल कोरोना अभियान चलाया गया था, जिसके तहत प्रत्येक घर की जांच की गई थी, प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जांच की गई थी कि अगर उसे कोई दूसरी बीमारी हो या वो कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जिस तरीके से हम अनलॉक में हमने देखा कि जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसका कहीं भी पालन नहीं किया गया। सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई भीड़ नजर आई। बाजारों में भीड़ थे, ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, ना तो कोई मास्क लगा रहा था, ना कोई सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा था। और यही कारण है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। हमने देखा कि मुरैना में एक तरीके से कोरोना बम जैसी स्थिति बन गई थी। जो सीमावर्ती राज्य है राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश पहुंचे थे। शादी समारोह का भी आयोजन किया गया था। जो सीमा तय की गई थी 50 लोगों से लोग उस वक्त शादी में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन एक शादियों में 500 से ज़्यादा लोग शादी समारोह में मनोरंजन करते हुए नजर आए थे। तो स्पष्ट है कि उस वक्त की गलतियों का खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और भोपाल में भी अगर 100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं तो उससे स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा पूनम हम लगा सकते हैं। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और भोपाल, इसके साथ ही मुरैना एक ऐसा शहर बन गया है जहां जिसने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है अब कोरोना का कहर लगातार इंदौर, भोपाल के साथ साथ अन्य शहरों में भी दिखाई दे रहा है और इसी के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने जो दावे किए थे वो दावे कहीं ना कहीं अब फेल होते नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। राजधानी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर निगम के सभी 85 वार्डों का जो है आरक्षण 28 जुलाई को होगा। गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आरक्षण की कार्रवाई होगी। कोरोना के चलते सीमित लोगों का ऑडिटोरियम में प्रवेश होगा। राजधानी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, राजधानी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 जुलाई को जो है 85 वार्डों का आरक्षण होगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही भोपाल के जो 85 वार्ड हैं उनको लेकर जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है उसको 28 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। गांधीनगर में जो ऑडिटोरियम हॉल बनाया गया है वहां पर अधिकारी बैठेंगे और नियमानुसार वार्डों का आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन कोविड के चलते, कोविड की जो गाइडलाइन है उसके तहत एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती, तो उसके जो नियम है उसका पालन करते हुए एक स्थान पर सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी नगरीय निकाय के चुनाव लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, तो उन चुनावों को भी पूरा कराना, इसलिए भोपाल के 85 वार्डों को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत 28 जुलाई को से शुरू कर दी जाएगी। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 जुलाई को 85 वार्डों का आरक्षण कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। नाबालिगों से यौन शोषण का मामला है। आरोपी प्यारे मियां को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। प्यारे मियां की देश विदेश में 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। ATS IB को आरोपी के श्रीनगर दुबई कनेक्शन की भी तलाश है। प्रॉपर्टीज की जानकारी को प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग से शेयर किया जाएगा। 5 टीमें प्यारे मियां की कुंडली खंगाल रही हैं। इंदौर पुलिस भी प्यारे मियां से पूछताछ करेगी। आरोपी प्यारे मियां को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, श्रीनगर पुलिस की मदद से श्रीनगर से भोपाल पुलिस प्यारे मियां को लेकर भोपाल पहुंच चुकी है। कल ऐसा माना जा रहा था कि कल उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन कल नहीं तो लेकिन आज जरूर यौन शोषण उत्पीड़न मामले के प्रमुख आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 5 एजेंसियां प्यारे मियां की ज़मीन, उनसे संबंधित जो केस दर्ज हैं, उनके जो संबंधित लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ पूरी ही उनकी जो जानकारी खंगाल रही है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी लगातार सेंट्रल इंटेलिजेंस की मदद से इस मामले पर निगाहें जमाए हुए, क्योंकि देश विदेश में 20 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की जानकारी सामने आई है। तो प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही इनकम टैक्स विभाग के द्वारा भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि प्यारे मियां के द्वारा कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था। इसके साथ ही
ही भोपाल पुलिस के द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर उनके पास प्यारे मियाँ से संबंधित कोई जानकारी है या प्यारे मियाँ के जो यौन शोषण का मामला चल रहा है उसका पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी जानकारी गोपनीय तरीके से पुलिस तक पहुंचा सकता है। उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि प्यारे मियाँ की मुसीबतें अब और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में जो पीड़ित बच्चियां थी उनके बयान भी कल नहीं हो सके थे तो उनके बयान भी आज हो सकते हैं। तो स्पष्ट है कि अब प्यारे मियाँ की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार के द्वारा ही सेंट्रल की एजेंसियां भी इस पूरे ही मामले पर निगाहें जमाए हुए हैं और पूरे ही मामले की जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि प्यारे मियाँ के द्वारा कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया और जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित बच्चियाँ हैं, उनके भी आज बयान होंगे, जिससे स्पष्ट है कि अब मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अब प्यारे मियाँ का जो यौन शोषण के मामले में फंसे हुए थे, पुलिस ने अब अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस